हेलो गाइस स्टोरी में दिखाए गए सब कैरेक्टर और जगह इमेजिनेशन है, काल्पनिक रूप से एक स्टोरी इमेजिनेशन है और स्टोरी को मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इससे किसी भी भावनाओं और लोगों को ठेस नहीं पहुंचती है। चलो शुरू करते हैं स्टोरी। आज रात मैं अपने तरीके से तुम्हें पनिश करूंगा। आयशा के जिस्म ने हर हरकत बंद कर दी थी जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि ये वही जगह है जहां पर अरमान और आयशा की पहली मुलाकात हुई थी। यानी कि वो होटल जहां पर आयशा बेहद ही नशे में आई थी और उसे खुद होश नहीं था कि वो कहाँ है और उसके साथ क्या हो रहा है। आज वो जगह एक घर में तब्दील हो चुकी थी। वो घर जिसके उसने ख्वाब सजाए थे और वो घर कर जिसकी कल्पना उसने अपने सबसे खूबसूरत ख्वाब में की थी। आयशा की आंखों में आंसू आ गए और इन आंसुओं को आना ही था आज, क्योंकि वो पूरी तरह से निशब्द रह गई थी। आयशा इस वक्त भी अरमान की गोद में बैठी थी, जहां उसकी नजरें पूरे कमरे पर घूम रही थी। तो वही अरमान उसके चेहरे को देखे जा रहा था कि तभी अरमान ने आयशा के चेहरे को थाम लिया। उसके हाथ को अपने गालों पर महसूस कर आयशा ने धीरे से अपनी नजर अरमान की नजरों से मिलाए और फिर अपने हाथ उसके कंधे पर कसते हुए कहा, ये सब आपने मेरे लिए किया। बेहद ही गैर जरूरी सवाल किया था उसने, पर उसके पास कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं था, तो भला वो क्या ही कहती। अरमान ने उसके चेहरे पर हाथ सहलाते हुए कहा, जब से तुम जिंदगी में आई तब से जो कुछ कर रहा हूँ सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ जान। अरमान के ये शब्द बेहद गहरे थे, जिन्हें शायद आयशा फिलहाल समझ नहीं सकती थी। आयशा का दिल भर आया। वो सीधा अरमान के सीने से जा लगी। उसने अपने हाथ अरमान की पीठ पर कस दिए और बेहद से सिसकने लगी। तो वही अरमान उसकी पीठ सहलाने लगा और उसने अपने होंठों को उसकी गर्दन के करीब ले जाकर गर्म सांस छोड़ते हुए कहा, शश शश, रोना नहीं है आज। ये कहते ही अरमान ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। तो वही आयशा यूं ही उसके सीने से सिर लगाए चिपकी रही और वो दोनों कुछ ही देर में टेरेस पर आए। टेरेस का नजारा तो हद से ज्यादा खूबसूरत और चौंका देने वाला था, लेकिन आयशा ने अभी तक इस नजारे को नहीं देखा था, क्योंकि वो अरमान के सीने से चिपकी अपनी आंखें बंद कर अपने दिल में भरे जज्बातों को निकाले जा रही थी। उसके पास कुछ भी बोलने को नहीं बचा था, क्योंकि अरमान ने उसे इतना कुछ दिया था जिसे वो कभी नहीं चुका सकती। अरमान ने धीरे से उसके छोटे से चेहरे को देख कहा, आंख खोलो आयशा। आयशा में तो अब हिम्मत भी नहीं बची थी कुछ भी देखने की, क्योंकि उसे सब कुछ उम्मीद से ज्यादा मिल चुका था। लेकिन फिर भी उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अब पूरे टेरेस को जाकर देखा। उसे देखते ही आयशा को एक और झटका लगा। और टेरेस के चारों तरफ व्हाइट कलर के कर्टेन्स लगे हों जो कि आसमान तक कवर कर रहे हों, और उन्हीं के बीच एक प्यारा सा झूमर लगा हो जो उन व्हाइट कर्टेन्स के साथ कॉन्ट्रास्ट कर रहा हो। कितना प्यारा लगेगा ना मान। और हाँ, वहां पर चारों तरफ जैस्मिन के फूल होने चाहिए। साफ साफ कहो ना, जंगल में रहना है। वॉट, हाउ रूड, आपको कोई आइडिया भी है मैं कितने खूबसूरत घर की बात कर रही हूँ। और हाँ, मुझे प्लांट्स बहुत पसंद हैं, तो वो जरूर होंगे मेरे घर में। आपकी तरह ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी नहीं है मेरी, तो तुम इसे अपनी जिंदगी की तरह कलरफुल बना दो। ये कहते ही अरमान ने आयशा के होंठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आयशा की आंखें भर आई। सब कुछ कितना खूबसूरत लग रहा था ना। और ये सब उसकी सोच से भी कई अधिक खूबसूरत था, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अरमान ने उसे धीरे से उतारा तो आयशा अपनी नजरों में बेहद हैरत भरे भाव लिए पूरे टेरेस को देखने लगी थी, जहां पर इस तरह सफेद रंग के पर्दे टंगे हुए थे जिन्होंने चारों ओर के वातावरण को ढक रखा था। उन्हीं पर्दों ने आसमान को भी खूबसूरती से ढका हुआ था और वहां बीचों बीच एक झुमर लटक रहा था। इर्द गिर्द जैस्मिन के फूल मौजूद थे। आयशा इस दृश्य में खो चुकी थी कि तभी उसे अपनी गर्दन पर अरमान की सांस महसूस हुई, जिसने उसे अपने सीने से लगा लिया था। आयशा की पीठ इस वक्त अरमान के सीने से लगी हुई थी और अरमान ने अपनी चिन आयशा के कंधे पर रखते हुए धीरे से उसके कंधे को अपने होठों से चूमकर बेहद ही शिद्दत भरी आवाज में कहा, हैप्पी 21st जान। ये सुनते ही आयशा के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अरमान से मिले उसे 2 साल बीत चुके थे। इन 2 सालों में उसने क्या कुछ नहीं देख लिया था। ऐसा लग रहा था कि कल ही की तो बात थी जब अरमान ने उसे दीवार से सटाकर बेहद ही सनक भरी आवाज में सवाल किया था, कितने साल की हो? N19। ओह, तो जरा मैं भी तो देखूं कि इस 19 साल की लड़की में ऐसा क्या है जिसने खुद से 7 साल बड़े शख्स को पागल कर डाला। ये कहते ही अरमान ने उसके होंठों को चूम लिया। उन पलों को याद कर आयशा के होंठों पर अनायास ही एक मुस्कान आ गई। लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था इस वक्त का कि अरमान के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। अरमान के जहन में उसके और शरद के बीच हुई वो गर्म बातें चल रही थी, जब अरमान ने शरद को पहली दफा बताया था कि आयशा उसके लिए क्या है और वो उसे अपनी बहन नहीं बल्कि उसे अपनी दीवानगी मानता है। ये तुम क्या कह रहे हो अरमान? आयशा बस 19 की है, शरद ने बेबस आवाज में कहा। तो मैं उसके 21 के होने तक का इंतजार करूंगा, अरमान ने छूटते ही कहा। जिसे सुन शरद सन रह गए। आज आयशा 21 की हो चुकी थी और अब वो कुछ तो ऐसा करने वाला था जो सारी दुनिया देखती रह जाएगी।
वहीं आयशा पलटकर अरमान के सीने से आ लगी और फूटकर रो पड़ी, मुझे पनिश कीजिए आप। मैंने अपनी गलती की वजह से सब बर्बाद कर दिया था मान। प्लीज मुझे इतना प्यार मत कीजिए आप। आई डोंट डिजर्व यू। मैंने कभी आप पर भरोसा नहीं किया, हमेशा हमारे रिश्ते को दाव पर लगाया। आयशा अपने दिल में भारे सारे दर्द अरमान के सीने से लिपट कर निकाले जा रही थी और वो इस वक्त इस तरह के गिल्ट में डूबी हुई थी जिसकी कोई हद नहीं। तो वही अरमान उसकी पीठ पर अपने हाथ चलाए जा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर इस वक्त बहुत ही अजीब तरह के भाव थे कि तभी अचानक से उसके होठों के किनारे मुड़ गए और अब वो बेहद ही खतरनाक दिखने लगा। उसने आयशा के बालों से उठ रही भीनी भीनी खुशबू को सूंघते हुए मन ही मन कहा, सजा तो तुम्हें मिल रही है जान, वो सजा जिसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है, और वो है गिल्ट की सजा। ये गिल्ट कभी तुम्हें मुझसे दूर नहीं होने दूंगा। ये गिल्ट अब हमेशा तुम्हें इस बात का एहसास दिलाएगा कि सारी दुनिया गलत और मैं सही हूँ। और ये गिल्ट अब कभी किसी कबीर को बीच में नहीं आने देगा। अब चाहे खुदा भी आकर तुमसे कह दे मैं गलत हूँ तो भी तुम यकीन नहीं करोगी, और मुझे यही तो चाहिए था। नाउ लुक, अब तुम सपने में भी खुद को मुझसे दूर नहीं कर पाओगी। अरमान के होंठों पर एक बेहद भयानक मुस्कान आ गई। वो पूरी तरह से सनकी दिख रहा था। तभी उसने धीरे से आयशा को खुद से अलग किया और फिर उसके चेहरे को अपने हाथ में थामकर उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने कहा ना, अब रोना नहीं है। नहीं, मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ। मैंने गलत किया। आई डिजर्व पनिशमेंट। ऑफ कोर्स जान, अरमान ने बीच में ही टोका। पनिशमेंट तो जरूर मिलेगी। कहते हुए अरमान ने अपने होंठ आयशा के होंठों के करीब बढ़ाए और धीरे से उसके निचले होंठ को काट लिया। आज रात मैं अपने तरीके से तुम्हें पनिश करूंगा। अरमान के मुंह से ये लफ्ज सुनते ही आयशा के रोंगटे खड़े हो गए। कि तभी अरमान उससे हौले से दूर हुआ और आयशा के पास उसका फेवरेट केक लाया। अरमान ने एक हथेली पर उस केक को रखा हुआ था और उस केक को उसने अपने और आयशा के चेहरे के सामने कर दिया। उस पर बीच में एक कैंडल रखी हुई थी जिसे आयशा को देखते ही देखते अरमान ने लाइटर से जला दिया, और दूसरे हाथ में एक नाइफ पकड़ाते हुए वो आयशा के हाथ को थामते हुए उस केक को कट करने लगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, गुनगुनाते हुए अरमान ने आयशा की आंखों को देख उसे कैंडल बुझाने का इशारा किया, जिसे देख आयशा ने धीरे से एक फूंक मारी और अब अरमान आयशा के होंठों से वो केक कटवाने लगा। तो वहीं आयशा के होंठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसकी आंखें अभी भी नम थीं और अरमान उसी के चेहरे को देखे जा रहा था। आयशा ने केक काटकर धीरे से अपनी आंखें बंद कर एक विश मांगी और आंखों को खोलने के बाद उसने केक का एक टुकड़ा अपने होंठों में लेकर अरमान की तरफ बढ़ाया। अरमान ने उसका हाथ थामकर वो टुकड़ा आयशा को खिला दिया। इस दौरान वो केक आयशा के होंठों के किनारे लग गया, जिस पर अरमान की नजर चली गई। जहां आयशा उस केक को खाने में व्यस्त थी तो वहीं अरमान ने धीरे से अपना चेहरा आगे बढ़ाया और उस केक को अपने मुंह में लेते हुए उसने आयशा के होंठों को चूम लिया। आयशा की आंखें फैल गई और वो एक जगह खड़ी रह गई। वही उसके होंठों को चूमकर उससे दूर हटा तो देखा आयशा आंख फाड़े उसे ही देखे जा रही है। ये देखते ही अरमान ने आयशा की कमर पर हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया, जिससे आयशा सीधे अरमान के सीने से आ लगी। तो वही अरमान ने वो केक वही टेबल पर किनारे रखते हुए कहा, फॉर्मेलिटीज डन एंड नाउ गेट बैक टू वर्क। अरमान के इन लफ्जों को इससे पहले कि आयशा समझ पाती कि तभी अरमान ने पलक झपकते ही उसके होंठों को चूम लिया। आयशा का दिल धड़क उठा, पर उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को अरमान की बाहों में ढीला छोड़ दिया। वही अरमान के हाथ आयशा के जिस्म पर रेंगने लगे और उसने आयशा की पीठ पर अपने हाथ चलाते हुए कहा, लेट मी ईट यू टुनाइट। ये कहते ही अरमान ने एक झटके में बिना उसके होंठों को छोड़े उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे वही जमीन पर बिछे बिस्तर पर लिटा दिया। आयशा की सांसें छूटने लगी थी, पर आज ऐसा लग रहा था कि वो खुद नहीं रुकना चाहती है। कि तभी अचानक से उसका फोन बज पड़ा। फोन की आवाज सुन अरमान तो नहीं रुका, पर आयशा उसके सीने को पुश करने लगी। फोन फोन आ रहा है, बजने दो। ये कहते ही अरमान ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और फिर उन्हें सिर के ऊपर ले जाकर बिस्तर पर धंसा दिया। बहुत दिनों का सब्र है, इसलिए बी रेडी। इसी के साथ अरमान बुरी तरह से आयशा के ऊपर हावी हो गया। लेकिन फोन बार बार बजे जा रहा था, पर आयशा के होंठ अरमान की गिरफ्त में थे। लेकिन जैसे ही कुछ लम्हों के लिए उसके होंठों आजाद हुए, उसने तुरंत कहा, प्लीज देख लेने दीजिए एक बार, हो सकता है जरूरी हो। इस बार अरमान रुक गया। उसके रुकते ही आयशा बिना वक्त गवाए कॉल रिसीव करने लगी, लेकिन जैसे ही वो कॉल रिसीव करने को हुई उसी पल उसकी नजर कॉलर आईडी पर गई, जिसे देख उसकी आंखें फटी रह गईं। अरमान उसके ऊपर चढ़ा हुआ था और एकटक आयशा का चेहरा देखे जा रहा था, जिसके चेहरे पर 12 बज चुके थे। आयशा घबराहट के साथ अरमान की नजरों में देखने लगी तो वहीं अरमान ने उसके होंठों से फोन लिया और उसमें जब दिख रही कॉलर आईडी पर उसकी नजर गई तो उसके जबड़े कस गए। फोन उठाओ, अरमान ने बेहद ठंडे लहजे में कहा।
तो वहीं आयशा ने अपना थूक निगल लिया और फोन उठाया। दूसरी तरफ से छूटते ही रोनित की आवाज आई, आयशा क्या हुआ? फोन क्यों नहीं पिक कर रही थी? आयशा इससे पहले कोई भी जवाब देती कि तभी अरमान ने उसके होंठों को चूम लिया। आयशा बेचारी दोनों तरफ से फंस गई। हेलो आयशा, आवाज आ रही है तुम्हें? रोनित ने व्याकुल आवाज में कहा। हाँ, आवाज तो आ रही है लेकिन बोलने के लिए जबान किसी की कैद में जा चुकी है। हेलो हेलो आयशा, हेलो कि तभी अरमान ने अचानक से उसके होंठों को छोड़ा, जिसके चलते आयशा ने जल्दबाजी में एक सांस खींची और छूटते ही कहा, हाँ हाँ। आयशा हुआ क्या है? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी आवाज क्यों ऐसी आ रही है मानो तुम बोल नहीं पा रही ठीक से? रोनित ने परेशानी के साथ कहा। रोनित, क्या मैं बाद में बात करूं? आयशा ने कहा। उसकी सांसें हर बीतते पल के साथ तेज हुई जा रही थी, क्योंकि अरमान अब न सिर्फ उसकी गर्दन को चूम रहा था बल्कि उसके होंठ आयशा की गर्दन से नीचे बढ़ चुके थे और अब वो उसके जिस्म के संगीन हिस्सों पर अपने होंठ रख चुका था, जिस कारण आयशा का दिल थरथरा उठा। हेलो आयशा, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, रोनित ने फिर से कहा। पर आयशा तो कुछ भी कहने की सुध में नहीं बची थी। आह! आयशा की चीख निकल गई क्योंकि अरमान ने अचानक से उसे काट लिया था। आयशा क्या हुआ? तुम चिल्लाई क्यों? रोनित घबरा उठा और आयशा ने अपना मुंह दाब लिया ताकि उसकी चीख ना निकले और अपना सिर पकड़ कर रह गई क्योंकि उसकी हालत खराब हुई जा रही थी। एक तरफ रोनित था जो लगातार उसे सवाल किया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अरमान उसके जिस्म पर कहर बरपा रहा था। आयशा, जवाब क्यों नहीं देती? क्या मैं आऊं वहां? ये सुनते ही आयशा छूटते ही बोल पड़ी, नहीं नहीं, तुम मत आना। पर क्यों? और तुम चिल्लाई क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं बिजी हूँ। बिजी हो? इतनी रात में? तुम बेहोश हो गई थी, तुम्हें आराम करना चाहिए ना? हाँ, पर वो मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रही थी। लेकिन क्या? और इतने में ही अरमान की खिसक गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, इसकी तो। और अगले ही पल उसने आयशा के हाथ से फोन छीनकर काट दिया, जिसे देख आयशा की आंखें फैल गईं। ये क्या किया आपने? अगर वो सच में होटल पहुंच गया था? इसके आगे के शब्द आयशा की जबान में अटक कर रह गए, क्योंकि अरमान ने उसके होंठों को दबोच लिया और बेहद मजबूती के साथ उसे चूमकर कहा, अब एक लफ्ज भी जबान से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि इट्स टाइम फॉर योर पनिशमेंट। और इसी के साथ अरमान ने एक झटके में आयशा के गाउन को उसके जिस्म से निकालकर अलग फेंक दिया। अगली सुबह ठाकुर हवेली हवेली के आगे कुछ गाड़ियां आकर रुकी। उन गाड़ियों से तुरंत कुछ आदमी बाहर निकले, जिन्होंने वही गाड़ियों के बीच खड़ी एक कार का दरवाजा खोला, जिसके द्वारा एक महिला को बाहर निकाला गया। ये महिला कोई और नहीं बल्कि रुक्मणी ठाकुर थी। उनके इर्द गिर्द खड़े दो आदमी उन्हें संभालते हुए हवेली के अंदर ले जाने लगे कि तभी अचानक से रुक्मणी का पैर फिसल गया और वो जैसे ही गिरने को हुई, पर उससे पहले ही किसी ने उन्हें संभाल लिया। वो आदमी देखकर डर गए जब रुक्मणी गिरने वाली थी, क्योंकि वहां अभय आ चुका था जिसने रुक्मणी को संभाला था। इधर रुक्मणी ने अभय का चेहरा देखा जो गुस्से में खौल रहा था। उसने उन आदमी पर चिल्लाते हुए कहा, यही मार डालता अगर इन्हें खरोच भी आए होती तो। ये सुन उन आदमियों ने अपना थूक निगल लिया और अपना सिर झुकाकर खड़े हो गए कि तभी रुक्मणी ने अभय को संभालते हुए कहा, मैं ठीक हूँ अभय। कहकर रुक्मणी ने उन दोनों आदमियों को देखकर कहा, तुम दोनों जाओ यहाँ से। ये सुनते ही वो आदमी तुरंत वहां से चले गए, क्योंकि अभय का गुस्सा झेलने की हिम्मत नहीं थी उनमें। तो इधर उनके साथ ही अभय ने रुक्मणी को अच्छे से संभाला और कहा, अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मेरी दिक्कत की सबसे बड़ी वजह फिलहाल तुम बने हो अभय। भूलो मत, माया के साथ तुमने जो किया उसके लिए मैंने अभी तक तुम्हें माफ नहीं किया है। ये सुन अभय ने अपना सर झुका लिया और उसे देख रुक्मणी ने सख्त आवाज में कहा, माया आए यहाँ। सिर्फ आपकी वजह से, वरना वो हवेली आने को राजी नहीं थी। अभय ने कहा, भला राजी होगी ही क्यों? इतनी बेइज्जती करके तुमने उसे उसी के घर से बाहर निकाला और उसे किसी दूसरी छत के नीचे ऐसे रखा जैसे वो बीवी नहीं बल्कि तुम्हारी खरीदी हुई तवायफ हो। रुक्मणी ने बेहद गुस्से में कहा। और माया के लिए तवायफ शब्द सुन अभय उन्हें हैरानी के साथ देखने लगा, जिसकी नजरें देखकर रुक्मणी ने कहा, क्या हुआ? बुरा लगा क्या? हमने माया को तवायफ जो कहा? अरे हमने तो बस बोला मात्र है, तुमने तो उसके साथ बर्ताव किया ऐसा। रुक्मणी का गुस्सा पल दर पल बढ़े ही जा रहा था, जिस पर काबू होना मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन तभी उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, खैर अब इसका फैसला माया के सामने होगा। हमें अंदर ले चलो। अभय ने कुछ ना कहा और रुक्मणी को संभलाते हुए अंदर ले आया। उनके अंदर आते ही कुछ ही पलों में वहां घर के सभी सदस्य आ गए। महिमा ने तुरंत उनकी आरती उतारी और पैर छू लिए। खुश रहो, रुक्मणी ने कहा कि तभी उनकी नजरें किसी को तलाशने लगी, माया कहाँ है? उनके इस सवाल को सुन जहां महिमा और नैना के चेहरे पर गुस्सा आ गया, तो वहीं मौजूद मंत्री ने कहा, जी, वो कमरे में है।
बुलाकर लाओ उसे, रुक्मणी ने कहा। जी, कहकर मंजरी जैसे ही वहां से जाने को हुई उसी पल उसके कदम रुक गए। और इतने में ही बाकी सबका ध्यान भी उसी ओर चला गया, क्योंकि इस वक्त वहां अभी अभी माया आ चुकी थी, जिसे देखकर किसी की नजरें उसी पर जाकर टिक गई। पर माया की नजर केवल रुक्मणी पर टिकी हुई थी। उसके दिल में इस समय बेहद दर्द और चेहरे पर बेहद पछतावा था। वो जानती थी कि जो कुछ हुआ वो भले ही गलती से ही क्यों ना हुआ हो, पर उसके हाथों गोली तो चली थी, और वो गोली रुक्मणी की जान भी ले सकती थी। ये ख्याल आते ही माया का दिल कांप उठा। वो धीरे धीरे कदमों के साथ रुक्मणी के करीब बढ़ने लगी। उसकी आंखें नम थीं और अभय उसे देखे जा रहा था। वहीं माया कुछ ही समय में ठीक रुक्मणी के सामने आकर खड़ी हो गई। कुछ पलों तक वहां सन्नाटा छाया रहा, पर तभी माया ने अपने दोनों हाथ रुक्मणी के आगे जोड़ लिए। ये देख रुक्मणी के चेहरे के भाव बदल गए। वहीं माया ने कहा, जानती हूँ आपकी माफी के काबिल नहीं हूँ, पर हो सके तो माफ कर दीजिए, क्योंकि जो हुआ उसमें मेरा कसूर नहीं था। माया के इन शब्दों को सुन अभय के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई और वो उससे नजरें चुराकर खड़ा हो गया। इधर रुक्मणी ने तुरंत माया के हाथों को थामकर उन्हें नीचे किया और अगले ही पल उसे अपने सीने से लगा लिया। ये देख महिमा के हाथों की मुठ्ठियां कस गईं। यहाँ रुक्मणी ने माया की पीठ पर अपना हाथ सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हें माफ करने के लिए राजी हूँ माया, पर मेरी एक शर्त है। ये सुनते ही माया धीरे से रुक्मणी से अलग हुई और उन्हें सवालिया नजरों के साथ देखने लगी। शर्त? हाँ, शर्त। बोलो, कर पाओगी इस शर्त को पूरा? रुक्मणी के इन शब्दों को सुन माया कई तरह के सवालों से घिर उठी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, मैं राजी हूँ आपकी हर शर्त मानने के लिए, क्योंकि मेरे लिए आपकी माफी मायने रखती है, कोई शर्त नहीं। ये सुनते ही रुक्मणी के होंठ मुड़ गए और उनका लहजा एक अलग सी दास्तान बयां करने लगा। उन्होंने एक नजर अब आयशा डाली, जो खुद हैरानी के साथ उन्हें देखे जा रहा था, कि तभी रुक्मणी ने माया को देख कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम और अभय एक दूसरे को माफ कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। ये सुनते ही माया के पैरों तले जमीन सरक गई और खुद अभय भी रुक्मणी की इस शर्त पर अवाक रह गया। ऐसा नहीं था कि वो माया को अब और सजा देना चाहता था, या फिर उसे एक बार फिर अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहता था। पर बात ये थी कि उसका और माया का रिश्ता इतनी बुरी तरह से बिखर चुका था कि उसे संभालना अब बेहद मुश्किल हो गया था। और माया, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की तो दूर की बात रही, वो तो अभय की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। तो भला क्या अंजाम होगा रुक्मणी की इस शर्त का? क्या माया और अभय एक बार फिर एक हो जाएंगे, या अब भी पनपेंगी उनमें तमाम दूरियां? अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को। दूसरी तरफ बेंगलों में इस वक्त बेहद अलग ही रंगत थी। रात भर जिस्म से जिस्म टकराते रहे। अरमान ने कई महीनों की कसर इस एक रात में पूरी निकाल ली थी। बेचारी आयशा का क्या हाल हुआ, इसे तो बयां भी कैसे किया जाए। ऊपर से रोनित का वो कॉल, जिसने अरमान की जलन को इस हद तक बढ़ा दिया कि उसका नतीजा आयशा को भुगतना पड़ा, रात भर अरमान को बर्दाश्त करके। अरमान ने सोने तक नहीं दिया था उसे। जहां आयशा को ऐसा लगता था कि वो अब और नहीं कर सकती, वही अरमान एक बार फिर उसे चिल्लाने पर मजबूर कर देता। आसपास लगे पर्दे हवा में उड़ते हुए इस सुबह को और भी खूबसूरत बना रहे थे। अरमान इस वक्त पीठ करके पेट के बल लेटा हुआ था। उसकी पीठ पर बना ईगल का टैटू स्पष्ट दिख रहा था। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि आयशा का तन बदन चूर कर देने के बावजूद इस वक्त तक आयशा जाग चुकी थी और अरमान सो रहा था। बिस्तर का एक कोना खाली था कि तभी वहां पर कोई आया, जो कि कोई और नहीं बल्कि आयशा थी। वो दबे पांव सीधा अरमान के पास आकर खड़ी हो गई। वो जाग चुकी थी, ना जाने कब की। अरमान के करीब वो धीरे से अपने घुटनों को बलाकर बैठ गई और उसका सोता हुआ चेहरा निहारने लगी। कितने अरसों बाद ये सुकून भरा पल उसकी जिंदगी में आया था। उसके होंठों पर मुस्कान आ गई, लेकिन बहुत जल्द ये मुस्कान शैतानी मुस्कुराहट में तब्दील हो गई। उसने अपने बालों की एक लट ली और उसे अरमान के कानों में डालने लगी। अरमान, जो इस वक्त सो रहा था, उसकी आंखें सिमटने लगी। ये देख आयशा की हंसी छूट गई, पर बहुत जल्द उसने खुद की हंसी पर काबू किया और अरमान को यूं ही परेशान करती रही कि तभी उसे एहसास हुआ कि वो जाग रहा है। और ये एहसास होते ही आयशा की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और वो जैसे ही वहां से उठकर भागने को हुई कि तब तक देर हो चुकी थी। अरमान ने बीच रास्ते में ही अपना पैर अड़ा दिया, जिससे आयशा के कदम बुरी तरह लड़खड़ा गए और वो सीधा अरमान के सीने पर आ गिरी। आयशा की धड़कनें बेहद तेज हो चुकी थी। डर के मारे आंखें बंद हो गई और वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी, तो वही अरमान उसी के चेहरे को बिना एक पलक झपकाए देखे जा रहा था। आयशा ने इस वक्त केवल अरमान की शर्ट पहन रखी थी, जो कि लाजमी है, उसे ओवरसाइज हो रही थी। कि तभी अरमान के कहे शब्द आयशा के कानों में पड़े, लगता है रात में कमी रह गई। कोई बात नहीं, उस कमी को अभी पूरी कर देता हूँ। ये कहते ही अरमान ने एक झटके में उसे पलटकर अपने नीचे लिटा दिया और अब आयशा का छोटा सा बदन अरमान के लोहे जैसे शरीर के नीचे दब गया। मैं
मैं तो बस मजाक कर रही थी। आयशा किसी भीगी बिल्ली की तरह बोली। और मुझे मजाक पसंद नहीं। ये कहते ही अरमाना ने एक झटके में उसके होंठों को चूम लिया। बेचारी आयशा, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी उसने। अरमान उसे चूमते हुए उसके जिस्म पर अपने हाथ चलाने लगा कि तभी उसके हाथ बेतरतीबी से आयशा के जिस्म पर मौजूद उस इकलौती शर्ट के बटन्स पर जाकर रुक गए और अगले ही पल वो तेजी से उस शर्ट की बटन खोलने लगा। ये महसूस करते ही आयशा की तो जान ही रुक गई, क्योंकि उसमें अब और हिम्मत बाकी नहीं थी अरमान को झेलने की। तो वही अरमान अब तक उन बटन्स को खोल चुका था और उसे खोलते ही उसने उस शर्ट के दोनों पल्लों को अलग कर दिया और आयशा के होंठों को छोड़ते ही अपने होंठ उसके जिस्म पर धर दिए। आयशा गहरी गहरी सांसें खींचते हुए बोली, नहीं, अब मुझसे नहीं होगा। ये सुनते ही अरमान ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना है जान, जो कुछ करूंगा मैं करूंगा। कहते ही अरमान ने एक झटके में आयशा को अपनी गोद में उठा लिया। आयशा की तो जान ही निकल चुकी थी उस किस की वजह से, इसलिए वो अब भी लंबी लंबी सांसें खींच रही थी। आप कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? अरमान ने उसकी इस हालत को देख कहा, वही जहां इस वक्त हमें होना चाहिए। और इससे पहले कि आयशा कुछ समझ पाती कि तब तक अरमान वॉशरूम में अपने कदम रख चुका था। उसने आयशा को जमीन पर खड़ा किया और बिना एक पल गवाए उसके जिस्म से वो एकमात्र शर्ट भी अलग करके जमीन पर फेंक डाली। तो वही आयशा, जिसने अब जाकर ध्यान दिया कि अरमान भी इस वक्त उसके सामने पूरी तरह से नेकेड ही खड़ा, ये देखते ही वो चीख उठी, आ। उसको चिल्लाते देख अरमान ने तुरंत उसके होंठों पर अपना हाथ धर दिया और उसे पीछे की ओर धकेलते हुए दीवार से उसकी पीठ लगा दी। लगता है आदत नहीं पड़ी अब तक मुझे यूं देखने की, कोई बात नहीं, मैं हर चीज की आदत डाल दूंगा। ये कहते ही अरमान ने उसे अपने करीब खींच लिया और उसे एहसास दिलाने लगा कि आखिरकार इतने महीनों बाद वो उसकी जिंदगी में वापस आ चुका है। तो चलो, आज मैं तुम्हें अपना हाथ दिखा ही देता हूँ। बनारस, ठाकुर हवेली। रुक्मणी के कहे शब्दों को सुन माया के पैरों तले जमीन सरक चुकी थी, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रुक्मणी उससे कभी ऐसा कुछ मांग देंगी। अभय, जिसने माया के स्वाभिमान को आहत पहुंचाए, भला उसे इतनी आसानी से माफ करके वो कैसे आगे बढ़ सकती है? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। माया ने रुक्मणी के आगे अपने हाथ जोड़ लिए और बेहद कमजोर आवाज कहा, आप मुझसे मेरी जान मांग लीजिए, मैं उफ तक करूंगी, पर मुझसे ये नहीं होगा। ये सुनते ही रुक्मणी की उम्मीदें चकनाचूर हो गई। तो वही अभय के हाथ पैर ढीले पड़ गए। उसे अब समझ में आया था कि उसने माया को किस हद तक दर्द पहुंचा है। ये ऐसा दर्द था जिसका कोई मरहम नहीं था और ना ही कोई दवा। इसे वो सिर्फ अपनी मोहब्बत से ही भर सकता था और उस मोहब्बत को दोबारा पाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार गलती माया ने नहीं बल्कि अभय ने की थी और ये एक ऐसी गलती थी जिसकी कोई माफी नहीं थी। इधर रुक्मणी ने माया के हाथ को थामते हुए कहा, कई बार हम गुस्से में गलत फैसले ले लेते हैं बेटा। हम जानते हैं कि अभय ने जो तुम्हारे साथ बर्ताव किया है उसे माफ हरगिज नहीं किया जा सकता, लेकिन एक मौका तो दिया जा सकता है ना। मौका? माया दंग रह गई। आप भी तो एक औरत है ना दादी ठाकुर, और बखूबी जानती होंगी कि कितना दर्द होता है जब अपने ही पति को किसी और औरत के साथ पल भर के लिए ही देख ले तो। पर यहाँ तो हर रात मेरे रिश्ते का अपमान हुआ है। क्या आपको एहसास भी है इस बात का कि मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी? तकलीफ तो छोड़िए, मैं तो जिंदा लाश ही बन चुकी हूँ। माया के इस दर्द ने अभय के दिल को चकनाचूर कर डाला। अब जब रुक्मणी पूरी तरह से ठीक होकर घर आ चुकी थी तो अब अभय को सोचने समझने का होश आया था। वरना कुछ दिन पहले जब जब वो रुक्मणी को हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ते हुए देखता था, तब तब वो खुद दर्द से भर उठता था और वो दर्द कब नफरत में बदल जाता था, इस बात का एहसास खुद अभय को ना हो पाया और उस नफरत ने उससे कुछ ऐसे काम करवा दिए जिसने आज उसके और माया के रिश्ते को इस मोड़ पर खड़ा कर दिया था कि माया अब उससे कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहती थी। रुक्मणी माया के शब्दों को बखूबी समझ पा रही थी और उसके हालात भी। उन्होंने माया से तुरंत कहा, माया, जैसा तुम समझ रही हो वो सच नहीं है। अभय ने किसी दूसरी औरत, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन्होंने किसके साथ अपना शरीर बांटा है और किसके साथ नहीं। ये सच है या झूठ इस बात को मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अब अगर ये बात झूठ भी साबित हो जाएगी तो भी मेरे उन आंसुओं और मेरी उस तड़प का हिसाब कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं हर दिन मरी हूँ। आप सब भले ही इस घटिया हरकत को झूठ या सच का नाम दे सकते हैं, पर मेरे लिए हमेशा वो पल मेरी जिंदगी का काला हिस्सा बना रहेगा, क्योंकि मैंने महसूस किया है उन पलों को और उनका कोई हिसाब नहीं। इसलिए, कहते हुए माया ने अपने आंसू पोंछे और एक गहरी सांस लेकर कहा, इसलिए मैं अब इस रिश्ते से आजाद होना चाहती हूँ। ये सुनते ही हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जहाँ रुक्मणी की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा तो वहीं महिमा और नैना के होंठों पर एक मुस्कान आ गई। वो तो चाहती ही थी कि माया और अभय का रिश्ता कभी ना पनप पाए और आज यही हो रहा था। तो वही सबसे जुदा हाल तो अभय का था, जिसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी की गई सख्त हरकत का अंजाम ये हो सकता है।
आज नौबत ऐसी आ गई थी कि माया को दोषी ठहराते ठहराते खुद अभय गुनहगार बन चुका था। ये तुम क्या कह रही हो माया? अलग होना है से मतलब क्या है तुम्हारा? रुक्मणी जानती थी कि माया के इन शब्दों का क्या मतलब है, लेकिन मानो उन्हें अब भी यकीन ही नहीं हो रहा था। तो वही माया अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी और इस दौरान उसने एक बार भी अभय से अपनी नजरें नहीं मिलाई थी। पर इससे पहले कि वो कुछ भी कहती कि तभी एक झटके में किसी ने माया की कलाई थाम ली और उसे लगभग खींचते हुए वो शख्स कहीं ले जाने लगा। ये महसूस करते ही माया होश में आए और उसने जैसे ही अपना चेहरा उठाकर देखा तो दंग रह गई, क्योंकि ये अभय था। अभय उसे खींचते हुए ऊपर ले जा रहा था और माया को सोचने तक का वक्त न मिला कि अचानक से ये हुआ क्या। तभी पीछे से रुक्मणी ने घबराते हुए कहा, अभय, ये क्या कर रहे हो तुम? कहाँ ले जा रहे हो माया को? ये सुनते ही अभय के कदम रुक गए। वो धीरे से मुड़ा और अब जाकर माया ने उसका चेहरा देखा, जो कि गुस्से में धधक रहा था। उसने पूरे घर वालों पर अपनी नजर डालते हुए बेहद गुस्से में कहा, बीच में कोई नहीं आएगा। ये कहते ही अभय ने माया को देखा और फिर एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, कोई भी नहीं। और इसी के साथ वो खींचकर उसे ऊपर ले जाने लगा तो वही माया ने इस बार पूरी हिम्मत से अपनी कलाई अभय से छुड़वाए और चिल्लाते हुए बोली, मुझ पर हुक्म चलाने का हर हक आप खो चुके हैं मिस्टर अभय ठाकुर। महिमा और नैना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई जब उन्होंने माया को अभय का नाम इस कदर नफरत में लेते हुए पाया। तो वहीं अभय को इन सब से कोई फर्क ना पड़ा। उसके जबड़े कस गए और उसने छूटते ही कहा, हक। उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कान आ गई। तो चलो, आज मैं तुम्हें अपना हक दिखा ही देता हूँ। ये कहते ही अभय ने एक झटके में माया को अपनी गोद में टांग लिया और माया उससे दूर होने के लिए फड़फड़ा उठी। तो वही बाकी सबकी आंखें भी फटी की फटी रह गई जब अभय ने माया को अपनी गोद में उठाया। पर अभय अपने जबड़े कसते हुए माया को ऊपर ले जाते हुए उसके गुस्से से भरे चेहरे को देख बोला, खत्म करना है ना ये रिश्ता तुम्हें? ठीक है फिर, अभी बताता हूँ कि इस रिश्ते खत्म होगा या आगे बढ़ेगा। ये सुनते ही माया के हाथ पैर एक जगह जमे रह गए और वो उसकी आंखों में देखती रह गई। अंडरस्को बैंगलोर। आयशा थकी हारी होटल वापस पहुंच चुकी थी और इस वक्त उसके पैर जवाब दे गए, क्योंकि अरमान ने रात भर में उसकी लगभग जान लेने के बाद दिन में भी उसे खूब सताया। आयशा हल्की हल्की लंगड़ाते हुए अपने रूम के सामने पहुंची और जैसे ही दरवाजा खोलने को हुई कि तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, कहाँ गई थी तुम? ये सुनते ही आयशा के हाथ जहां के तहां रुक गए और उसकी आंखें हैरानी के मारे फटी रह गई, क्योंकि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि रोनित की थी। रोनित की आवाज को सुन आयशा ने धीरे से पलट कर अपने सामने खड़े रोनित को देखा, जिसके चेहरे पर इस वक्त बेहद ही ठंडे भाव थे। आयशा के पास इस वक्त कोई जवाब नहीं था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रोनित अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया, वो भी इतनी सुबह सुबह। तो वही रोनित उसे देखते हुए धीरे धीरे अपने कदम उसके करीब बढ़ाने लगा और कुछ ही समय में वो ठीक उसके सामने खड़ा था। उसने आयशा को ऊपर से नीचे देखते हुए सवाल किया, मैंने कुछ पूछा है आयशा? कहाँ गई थी तुम, और वो भी इतनी सुबह? रोनित, तुम यहाँ इतनी सुबह? आयशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहे तो कहे क्या। मैं सुबह से नहीं बल्कि पिछले 2 घंटे से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ आयशा। रोनित ने जैसे ही ये शब्द कहे वैसे ही आयशा की आंखें हैरानी के मारे फैल गई। उसने कहा, क्या 2 घंटे? हाँ, रोनित ने छूटते ही जवाब दिया। और 2 घंटे से तुम आखिर थी कहाँ? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, और कल रात तुम बेहोश भी हो गई थी, तो आखिर इतनी रात में तुम्हें कहीं जाने की क्या जरूरत पड़ गई? आयशा के चेहरे पर पसीने की लकीरें आने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर कैसे इस हालात को संभाले, लेकिन उसे कुछ तो करना ही था। इसलिए एक गहरी सांस लेकर उसने खुद पर काबू किया और फिर रोनित की आंखों में देख कहा, तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो जैसे मैं कोई चोरी करते हुए पके गई? आयशा ने अपनी आवाज को कॉन्फिडेंट रखा ताकि रोनित के सामने वो डरी हुई साबित ना हो। वही रोनित ने कहा, चोरी करते हुए तो नहीं, पर झूठ बोलते ही जरूर पकड़ी गई हो आयशा। रोनित के इन शब्दों को सुनते ही आयशा के चेहरे पर शिकन आ गई। क्या? हाँ आयशा, झूठ कहा तुमने मुझसे। इनफैक्ट कल से लेकर आज तक तुमने जो कुछ कहा वो सब झूठ ही था। रोनित, अचानक से आयशा की आवाज तेज हो गई। मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर ऐसे चिल्लाओगे। ये सुनते ही रोनित को होश आया कि वो आयशा के साथ बर्ताव कैसे कर रहा है। अभी तो वो उसकी हो भी नहीं पाई थी और अगर अभी से वो उस पर ऐसे चिल्लाएगा तो बात बिगड़ सकती है, इसलिए ना चाहते हुए भी उसने गहरी सांस लेकर अपने गुस्से पर काबू किया और कहा, आई एम सॉरी, पर अगर मैं गलत हूँ तो साबित करो। वॉट? आयशा अवाक रह गई। उसने आगे कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे सामने खुद को साबित करूंगी? क्योंकि वजह तुम खुद हो आयशा। तुम खुद देख सकती हो कि तुमने मुझे कल रात कहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से तुम बेहोश भी हो गई थी, तो फिर तुम्हें आखिर रात को यहाँ से जाने की जरूरत क्या पड़ गई? और तुमने मुझसे ये बात छुपाई क्यों?
अगर तुम मुझे पता कर चली जाती तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, पर प्रॉब्लम तो इस बात की तुमने मुझसे ये बात छुपाए, इसलिए मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम गई तो गई कहाँ थी। इनफ रोनित, मुझे घुटन हो रही थी उस कमरे में, इसलिए मैं बस बीच पर गई थी, इसलिए प्लीज इस बात का इशू बनाना बंद करो और चले जाओ यहाँ से, आयशा ने चिढ़ते हुए कहा। और उसकी इस चिढ़न को देख रोनित ने कहा, मुझे माफ कर दो आयशा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। ये कहते ही रोनित एक झटके में आयशा के करीब आया और जैसे ही उसे गले लगाने को हुआ वैसे ही आयशा ने वक्त रहते खुद को संभाल लिया और तुरंत अपने कदम पीछे लेते हुए बोल उठी, रोनित। रोनित के कदम जहां के तहां रुक गए। तो वहीं आयशा छूटते ही कहा, अब मुझे सच में आराम करना है, इसलिए प्लीज मुझे जाने दो। और तुम भी यहाँ से जाओ, हम बाद में बात करते हैं। ये कहते ही आयशा तुरंत दरवाजा खोलकर अंदर कमरे में चली गई तो वहीं रोनित थका सा खड़ा रह गया। तो अंदर कमरे में आकर आयशा ने तुरंत गेट लॉक किया और गेट लॉक करके जैसे भी पलटी तो उसकी चीख निकलते निकलते रह गई, क्योंकि वहां कमरे में पहले से ही उसके ठीक सामने बिस्तर के बीचों बीच अरमान लेटा था। इंटीमेट मुसीबत अलविदा बनारस। अभय जबरदस्ती माया को उठाकर ऊपर कमरे में ले आया और ऊपर आते ही माया गुस्से में अभय के सीने पर अपना हाथ मारने लगी, पर अभय को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अंदर में आकर उसने अपने पैरों से दरवाजा बंद किया और सीधे माया को ले जाकर बिस्तर पर पटक दिया। उसकी हरकत पर माया आंख फाड़कर उसे देखती ही रह गई तो वहीं अभय ने उसे देखते हुए अपनी कमर पर हाथ रख लिया और कहा, हम क्या कह रही थी तुम, दूर जाना है तुम्हें मुझसे। माया का खून खौल उठा जब उसने अभय को ये हरकत करते हुए देखा। वो अगले ही पल बिस्तर से उठ खड़ी हुई और ठीक अभय के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें अंगारे उगल रही थी कि तभी उसने अभय को अपनी उंगली दिखाकर कहा, तमीज से बात कीजिए मुझसे और खबरदार जो अगली बार मुझे हाथ लगाया वरना। इससे पहले कि माया अपने शब्द पूरे कर पाती कि तभी अभय ने एक झटके में उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया, जिससे माया का शरीर पूरी तरह से अभय के सीने से जा टकराया और अभय ने उसकी आंखों में देख बेहद गहराई से अपने दांत पीसते हुए कहा, लगा लिया हाथ, बताओ क्या कर लोगी। कहते हुए अभय ने अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर रख दिया और उसे बेहद सेंशुअल तरह से छूते हुए खुद के बेतहाशा करीब खींच लिया। लो, यहाँ भी छू लिया तुम्हें, अब बताओ क्या करोगी। तो वही माया उसकी इस अचानक से की हुई हरकत पर हैरान रह चुकी थी। अगले ही पल उसने अभय के सीने पर अपना हाथ रखा और उसे खुद से दूर धकेल दिया और कहा, बदतमीजी पर उतर आए हैं अब आप ठाकुर साहब। बदतमीजी अभी तुमने देखी कहाँ है मेरी, अभय ने छूटते ही जवाब दिया। दोनों की आंखों में आग भरी हुई थी, एक तरफ नफरत और दूसरी तरफ जुनून की आग। तभी अभय ने माया की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तुम्हें खुद से कहीं दूर नहीं जाने दूंगा। मुझसे दूर तो आपने खुद को उसी दिन कर दिया था जिस दिन आपने मेरी जगह किसी और औरत को दी, माया ने नफरत से कहा। ये सुनते ही अभय का खून खौल उठा। वो सीधा माया के करीब आया और उसकी बाजू को पकड़कर दांत पीसकर उसे झकझोरते हुए बोला, फॉर गॉड सके माया, कितनी बार कहूं मैं कि वो सब मैंने सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए। ये कहते ही अभय ने एक झटके में माया की कमर को पकड़कर खुद के करीब खींच लिया और एक हाथ से उसके एक गाल को टटोलत हुए बेहद ही ठंडी आवाज में कहा, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी जगह मैं किसी और को दे सकता हूँ, जब कुछ वक्त पहले उन हालातों में उतनी नफरत होने के बावजूद मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर पाया तो इस बार कैसे कर देता। जानता हूँ कि जो किया वो गलत था और इससे तुम्हें बहुत तकलीफ महसूस हुई, लेकिन मैं पागल हो चुका था गुस्से में। जब जब मैं दादी ठाकुर को जिंदगी और मौत के बीच में लड़ते हुए देखता था तब तब मुझे तुम्हारी की हुई वो हरकत याद आ जाती थी और मैं ये सोचकर गुस्से से भर जाता था कि काश तुमने एक बार मुझ पर भरोसा दिखाया होता तो आज हम दोनों के बीच इतने बदतर हालात न होते। अभय ने अपने शब्द पूरे किए ही थे कि तभी माया ने उसकी कॉलर पकड़कर उसे झकझोरते हुए कहा, बस कीजिए ठाकुर साहब, और कितनी सफाई देंगे आप, आपकी ये दलीलें मेरे उस दर्द को कम नहीं कर सकती जो मैंने सहा है। माया की आंखें भरा, आपको इतना आसान सब कुछ क्यों लगता है, क्यों आपको ऐसा लगता है कि हर बार चीजें आपके हिसाब से ही चलेंगी, क्यों आपको लगता है कि हर बार आप सही और मैं गलत हूँ। और एक बार को मैंने मान लिया कि मैं गलत थी, लेकिन मैं मजबूर भी तो थी ना। आप ये भी जानते हैं कि मैंने अपनी तरफ से जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था। दलील तो मैं भी आपको ये दे सकती हूँ कि मैंने वो बुलेट्स बदल दी थी और मेरी नज़र में उस गन में नकली गोलियां थी। बाद में वो गोलियां बदल गई तो भला इसमें मेरा क्या कसूर, क्यों मुझे सजा दिया आपने, क्यों। माया की आंखों से आंसू निकलने लगे थे और वो अभय को झकझोरती जा रही थी कि तभी माया ने एक झटके में अभय को छोड़ा और उससे दूर खड़ी हो गई। और फिर अपने आंसू पूछते हुए उसने कहा, अब बस, बहुत हुआ, मैंने बहुत इम्तिहान दे दिए, पर अब मुझसे ये सब और नहीं सहा जाएगा। मुझे नहीं रहना है ऐसे रिश्ते में जहां हर पल सिर्फ मुझे ही इम्तिहान देने हो और हर पल मैं ही आग में झुलसती रहूं।
अभय एक जगह स्थिर खड़ा रह गया तो वही माया ने उसकी आंखों में देख कहा, आप मेरी जान ले लेते मैं उफ तक ना करती। लेकिन जो घटिया हरकत की है आपने मेरे साथ उसके लिए मैं आपको कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। एक बार के लिए आपकी मोहतरमा झुक सकती है पर माया नहीं, क्योंकि उसे अपना स्वाभिमान बहुत प्यारा है। ये कहते ही माया तुरंत वहां से जाने लगी कि तभी अभय ने पीछे से ही उसकी कलाई थाम ली। दोनों कुछ पल के लिए खामोश खड़े रह गए। अभय और माया दोनों की पीठ एक दूसरे की तरफ थी। दोनों के दिल टूट चुके थे और दोनों तरफ तकलीफ ही तकलीफ थी। उसी पल अभय ने बेहद कमजोर आवाज में कहा, मत जाओ माया। उसकी ये आवाज सुनते ही माया की रूह कांप गई, क्योंकि इस बार अभय की आवाज में बहुत तड़प थी। माया की आंखों में आंसू आ गए थे, पर वो जानती थी कि उसे अपने जज्बातों पर काबू करना ही होगा और तभी उसने आखिरकार एक गहरी सांस लेकर कहा, अलविदा। ये कहते ही अभय और माया का हाथ छूट गया, पर सिर्फ हाथ छूटा था, साथ नहीं। और इस साथ को पाने के लिए इस बार माया नहीं बल्कि अभय इम्तिहान देगा। अंडरस्को। दूसरी तरफ बैंगलोर, रोनित से जैसे तैसे निपट कर आयशा आखिरकार अपने कमरे में आई और उसने तुरंत दरवाजा बंद किया। एक तो वैसे ही उसके पैरों में कोई जान नहीं बची थी और उसे बस ये लग रहा था कि उसे बिस्तर मिल जाए आराम के लिए और वो लेट जाए, क्योंकि अरमान ने उसका वो हाल किया था कि इसके बाद तो उसमें चलने तक की हिम्मत नहीं बची थी। पर जैसे ही दरवाजा लगाकर वो मुड़ी उसी पल उसकी चीख निकलते निकलते रह गई और मानो उसे एक मिनी सा हार्ट अटैक भी आ गया, क्योंकि बिस्तर के बीचों बीच वहां अरमान मलिक लेटा था, जिसे देख आयशा की आंखें फटी रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अरमान सच में यहाँ पर है, क्योंकि कुछ देर पहले ही तो वो उसे छोड़कर यहाँ आई थी, तो फिर भला वो यहाँ पर कैसे आया, और वो भी एक लॉकर रूम में। आयशा को लगा कि वो जरूर पागल हो गई है और कोई सपना देख रही है। ये सोचते ही वो उसके करीब धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने लगी और जैसे ही उसके पास आकर खड़ी हुई उसने धीरे से अरमान को छू कर देखा। इस वक्त वो बेहद क्यूट लग रही थी, पर उसने जैसे ही अरमान को छुआ तो उसे कुछ सख्त एहसास हुआ और अब जाकर उसे महसूस हुआ कि अरमान सच में यहाँ है। ये महसूस करते ही वो जैसे ही उससे दूर होने को हुई कि तभी अरमान ने एक झटके उसकी कलाई पकड़कर उसे बिस्तर पर खींच लिया और अगले ही पल आयशा एक बार फिर अरमान के नीचे दब चुकी थी। लेकिन इस दौरान एक गलती भी उससे हो गई थी, और वो ये कि अरमान के खींचने के दौरान उसके मुंह से चीख निकल गई थी। तो वही बाहर खड़ा रोनित अभी तक यहाँ से गया नहीं था और उसने जैसे ही आयशा की चीख सुनी वैसे ही वो तुरंत दरवाजा पीटने लगा। आयशा, क्या हुआ, तुम चिल्लाई क्यों? इधर रोनित दरवाजा पीट रहा था और उधर आयशा ने अपना सिर पीट लिया, ये सोचते हुए कि एक फिर से वो मझदार में फंस गई था। पर उसने बहुत जल्द खुद को संभाला और जैसे ही रोनित को जवाब देने को हुई, मैं, पर इसके आगे के शब्द उसकी जबान में अटक कर रह गए, क्योंकि अरमान ने तुरंत उसके होठों को बेहिसाब ताक के साथ चूम लिया था। आयशा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी तो वो अरमान से आजाद होकर आई थी और अब एक बार फिर से। आयशा, तुम ठीक हो ना? जवाब क्यों नहीं दे रही कुछ? बेचारा रोनित परेशान हुआ जा रहा था। वो ये सोच रहा था कि आयशा किसी मुसीबत में फंसने की वजह से चिल्लाई है, जबकि वो इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि हाँ, मुसीबत में तो वो जरूर फंसी है, लेकिन एक बेहद ही इंटीमेट मुसीबत में। आयशा, आयशा, रोनित दरवाजा पीटते हुए गला फाड़े जा रहा था। पर बेचारी आयशा के होंठ तो अरमान की कैद में आ चुके थे। लेकिन आयशा ने जैसे ही अरमान के कंधों पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करना चाहा, तभी अरमान ने तुरंत उसकी दोनों कलाइयों को पकड़कर बिस्तर पर धंसा दिया और अगले ही पल सिर्फ कुछ लम्हों के लिए उसके होठों को छोड़ते हुए कहा था ना, उन महीनों की दूरियों का एक एक हिसाब लूंगा। अरमान की आवाज बेहद गहरी और गर्म थी और ये कहते ही उसने दोबारा आयशा के होठों को चूम लिया। आयशा, जवाब दो, आयशा पर इससे पहले कि रोनित कुछ भी कह पाता कि तभी अचानक से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ये महसूस करते ही वो धीरे से मुड़ा तो अपने सामने खड़े शख्स को देख उसने छूते ही कहा, कबीर भाई। हाँ, सामने कबीर खड़ा था। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा है, और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था तू? कबीर ने सवाल किया तो वही रोनित ने तुरंत उसे पूरी दास्तान सुना दी, जिसे सुन खुद कबीर भी दंग रह गया। वही रोनित ने कहा, और अभी अभी मुझे उसकी चीखने की आवाज सुनाई दी, लेकिन जब मैंने दरवाजा खटखटाते हुए उससे पूछा तो पलटकर उसने कोई जवाब ही नहीं दिया और अब तक कोई जवाब नहीं आया है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है भाई। कल रात से ही आयशा बहुत अलग अलग सा बिहेव कर रही है। ये सुन कबीर भी थोड़ी परेशानी में आ गया और इस बार वो खुद दरवाजा खटखटाने लगा। आयशा, तो वही आयशा जिसके होंठ इस वक्त अरमान की गिरफ्त में थे। उसने जैसे ही कबीर की आवाज सुनी उसका दिल धक्का रह गया, पर इस बात से नहीं कि अरमान उसे चूम रहा है, बल्कि इस बात से कि अब अरमान का रिएक्शन कैसा होने वाला है कबीर की आवाज सुनने के बाद। और जिस चीज का उसे डर था वही हुआ।
क्योंकि कबीर की आवाज सुनते ही अरमान के होंठ जो आयशा के होठों में लिभरे हुए थे वो थम गए और अब उसके चेहरे पर बेहद ही आग भड़कने लगी थी। अरमान के होंठ आयशा के होठों से दूर हो गए और उसकी आंखें गुस्से में धधकने लगी। उसके जबड़े बुरी तरह से कस गए और माथे की नसें तक तन गई। आयशा समझ चुकी थी कि वो किस हद तक क्रोध में भर उठा है। साला मारत, अरमान के मुंह से छूटते ही एक गाली निकलने को हुई। पर इससे पहले कि वह पूरी गाली दे पता कि तभी इस बार आयशा ने तुरंत अपने गर्दन को उठाकर उसके होठों को अपने होठों में दबा लिया। ये पल बेहद गर्म और इंटेंस जज्बातों से भर गया। आयशा के हाथ अरमान की गर्दन में लिपट गए थे और वो अपनी उंगलियों को उसके बालों में सहला रही थी। वो बस ये चाह रही थी कि अरमान को गुस्सा ना करे क्योंकि उसका गुस्सा वाकई बेहद डरा देने वाला होता था। आयशा, ओपन द गेट, वरना मुझे ये दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। बाहर से कबीर की आवाज आई। ये सुनते ही आयशा चेहूक उठी और जैसे ही उसके होंठ अरमान के होठों से दूर होने को हुए कि तभी अरमान ने तुरंत पीछे से उसकी गर्दन पर अपना हाथ रख लिया और बेहद मजबूती के साथ उसे चूमते हुए वो पलटकर बिस्तर पर लेट गया और उसने आयशा को खुद के सीने पर लिटा लिया। इस दौरान उन दोनों के होंठ एक पल के लिए भी एक दूसरे से आजाद नहीं हुए थे कि कुछ ही देर में अरमान ने लगभग आयशा के होंठों को खा लेने के बाद छूटते ही कहा, अब तुम दरवाजा खोलोगी और उस लड़के से कहोगी कि तुम्हें उससे शादी करनी है। अरमान ने जैसे ही ये शब्द कहे तो मानो आयशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। फुर्सत से देखना, चेहरा ही नहीं बल्कि सब कुछ। कुछ ही देर में अरमान ने लगभग आयशा के होंठों को खा लेने के बाद छूटते ही कहा, अब तुम दरवाजा खोलोगी और उस लड़के से कहोगी कि तुम्हें उससे शादी करनी है। अरमान ने जैसे ही ये शब्द कहे तो मानो आयशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो छूटते ही बोली, क्या शादी? अरमान ने कोई जवाब ना दिया। तो वहीं आयशा ने कहा, आपको पता भी है आप कह क्या रहे हैं? मैं सब जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और जैसा कह रहा हूँ चुपचाप वही करती जाओ। वॉट? लेकिन शादी? मैं उससे शादी करने। इससे पहले कि आयशा अपने शब्द पूरी कर पाती कि तभी अरमान ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और उसकी आंखों में देखते हुए बेहद तैश भरी आवाज में कहा, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें किसी और से शादी करने दूंगा? अरमान की आवाज इस बार बेहद गर्म थी तो वही उसके सवाल को सुन आयशा ने तुरंत अपनी गर्दन ना में हिला दी और इसके बाद अरमान ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तो फिर जैसा मैं कहता जाऊं वैसा करती जाओ और अब कोई सवाल नहीं। अरमान ने इतना कहा ही था कि तभी बाहर से एक बार फिर उन दोनों के कानों में कबीर की आवाज पड़ी, आयशा दरवाजा खोलो, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ क्योंकि अगर इस बार तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मुझे मजबूरी में दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। कबीर ने कहा, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी कबीर ने एक नजर रोनित पर डाली और दोनों ने ही आंखों में आपस में कुछ बातें की और अगले ही पल जैसे ही कबीर अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर वो दरवाजा तोड़ने को हुआ कि तभी अचानक से अंदर से दरवाजा खुल गया। यहाँ कबीर का शरीर कुछ पल के लिए डगमगा गया पर अगले ही पल उसने आयशा को ऊपर से नीचे तक देखा। आयशा की हालत इस वक्त ठीक लग रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो कबीर? ये सुनते ही सबसे पहले रोनित आगे आया और उसने आते ही तुरंत उसने आयशा की बाहों को थाम लिया। ये देख आयशा जड़ रह गई। इधर रोनित उसके पूरे जिस्म पर अपनी नजर डालने लगा ये चेक करने के लिए कि उसे कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई है। और जब उसने अच्छी तरह से देख लिया तो उसने तुरंत सवाल किया, तुम गेट क्यों नहीं खोल रही थी? और आखिर चिल्लाई क्यों? इधर आयशा की जान सूख रही थी क्योंकि रोनित ने अपने हाथ को उसकी बाजू पर जकड़ रखा था। तभी उसने रोनित के हाथों को अपनी बाजुओं से हटाया और सबसे पहले रोनित से दूर होकर कहा, प्लीज मुझसे बिना पूछे मुझे टच मत किया करो। उसकी ये बात सुन रोनित को खराब जरूर लगा, पर वो इस वक्त कुछ नहीं कर सकता था। उसने गुस्से में अपने हाथों की मुठिया कसी और मन ही मन सोचने लगा, फिलहाल तो टच करने से रोक रही हो लेकिन एक बार शादी हो जाने दो, फिर देखता हूँ कब तक रोकती हो तुम मुझे। यहाँ रोनित के चेहरे पर गुस्सा उतर आया था तो वही कबीर ने सिचुएशन संभालने के लिए आयशा से कहा, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी, पहले इसका जवाब दो। ये सुन आयशा ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, मेरी आंख लग गई थी। क्या आंख लग गई थी? ओह गॉड आयशा, बहुत ही सिली बहाना बना रही हो तुम। रोनित तुरंत बीच में आते हुए चिल्ला पड़ा। तो वही कबीर ने उसे रोका, मैं बात कर रहा हूँ ना उससे, तुम प्लीज 2 मिनट के लिए शांत रहो। जहां रोनित अपने हाथों की मुठिया कसके रह गया तो वहीं कबीर ने आयशा के पास आकर कहा, हम दोनों बहुत देर से दरवाजा पीट रहे थे और रोनित सच कह रहा है आयशा, सोने का बहाना मत बनाओ तुम क्योंकि रोनित ने जैसा मुझे बताया उसे सुनने से ये लग रहा है कि हालात बहुत अलग है और तुम जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही हो। कि तभी आयशा चिल्लाते हुए बोल पड़ी, फॉरगिव सके, प्लीज प्लीज आप दोनों शांत हो जाओ और मुझे सांस लेने की फुर्सत दो। मैं भला किसी से कुछ छुपा के क्या कर लूंगी? आयशा को गुस्से में देख रोनित और कबीर हैरान रह गए। तो वही आयशा ने आगे कहा, मैं किसी से कुछ नहीं छुपा रही हूँ।
मैंने रोनित से साफ साफ कहा था कि वो मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे, लेकिन ये तो मेरे पीछे ही पड़ के रह गया है। और रही बात मेरी चिल्लाने की, तो अंदर मेरा पर बेड से पैर टकरा गया था, जिस वजह से मुझे बस हल्की सी मोच आ गई थी, लेकिन रोनित ने तो राई का पहाड़ बनाकर रख दिया और दरवाजा पीटने लगा। आयशा जिस तरह से रोनित को लेकर बात कर रही थी, उस वजह से उसे काफी इंसल्टी महसूस हो रही थी। वो तुरंत आयशा के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने कहा, तुम कैसे बात कर रही हो आयशा? अगर तुम्हें मुझसे इतनी तकलीफ है तो तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? ये सुनते ही आयशा ने रोनित की आंखों में आंखें डालकर कहा, यू नो वॉट, मैं तुम्हें एक गुड न्यूज आज सुनाना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे इस तरह से फ्रस्ट्रेटेड करके रख दिया है कि अब मेरा कुछ बोलने का मन ही नहीं। ये सुनते ही कबीर के चेहरे के भाव बदल गए और उसने तुरंत कहा, क्या कहना चाहती थी तुम आयशा? वही आयशा ने मुंह फेरते हुए कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, प्लीज तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मुझे अब किसी से कोई बात नहीं करनी है। उसे गुस्से में देख कबीर ने अपनी एक गुस्से से भरी नजर रोनित पर डाली, मानो वो आंखों ही आंखों में उसे डांट रहा हो कि उसकी एक गलती आयशा को उससे दूर कर सकती है। और रोनित उसकी आंखों को पढ़ चुका था, जिस कारण उसने तुरंत अपनी नजर झुका ली। इधर कबीर ने एक गहरी सांस लेकर आयशा के करीब आकर कहा, रोनित की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन प्लीज तुम इस तरह से गुस्सा या नाराज मत हो। ये सुन आयशा ने धीरे से कबीर को देखा और फिर एक नजर रोनित पर डालते हुए कहा, मैं रूडली बिहेव नहीं करना चाहती थी, लेकिन आप दोनों को भी समझना चाहिए ना कि मैं जिन चीजों से होकर गुजरी हूँ उस वजह से मेरे लिए इतना आसान नहीं है सब कुछ भूलकर इतनी आसानी से आगे बढ़ जाना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ ना। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं रोनित के साथ शादी कर रही हूँ तो मेरी प्राइवेट लाइफ ही खत्म हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे बस थोड़ा सा स्पेस चाहिए और वही मैंने रोनित से मांगा था, लेकिन वो मुझे रात से 2 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। इस वजह से मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। इट्स ओके आयशा, आई एम सॉरी, कबीर ने तुरंत कहा और फिर उसने गुस्से में रोनित को देख सकते हुए कहा, माफी मांगो इससे। ये सुनकर रोनित ने एक नजर कबीर पर डाली और फिर आयशा को देखकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। इस पर आयशा कुछ पल के लिए खामोश रही और फिर उसने नजर फिराते हुए कहा, कोई बात नहीं। ये सुन कबीर ने भी एक सुकून भरी सांस ली, ये सोचकर कि अब हालात संभल गए हैं, और फिर उसने आयशा से सवाल किया, तुम कुछ बताने वाली थी ना? बोलो, क्या कहना चाहती हो? इस बार आयशा ने कुछ देर तक खामोशी से कबीर को देखा और फिर रोनित को देख एक लंबी सांस खींचते हुए कहा, मुझे रोनित से शादी करनी है, और वो भी अगले 2 दिनों में। वॉट? कबीर और रोनित दोनों एक साथ हैरानी के साथ चिल्लाए। हाँ, आयशा ने कहा। कबीर और रोनित दोनों को ही यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी अभी सुना तो सुना क्या। कि तभी रोनित तुरंत हड़बड़ी में आयशा के पास जाकर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम्हें 2 दिन में शादी करनी है? अभी तो हमारी एंगेजमेंट भी नहीं हो पाई है, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों जल्द से जल्द शादी कर ले, क्योंकि मुझे मुझे अब डर सा लगा रहता है। ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ पलों तक और एक जगह पर थमी रही तो एक बार फिर मेरी जिंदगी बिखर जाएगी। इसलिए मैं अब सीधे शादी करना चाहती हूँ, और वैसे भी एंगेजमेंट तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ही है ना। कोई बात नहीं, अगर एंगेजमेंट नहीं हो पाई, लेकिन अब मैं जल्द से जल्द ये शादी करना चाहती हूँ। पर अगर तुम राजी हो तो। रोनित और कबीर दोनों अवाक रह गए थे। क्या हुआ? नहीं करनी मुझसे शादी? इस बार आयशा की आवाज काफी धीमी और नर्म थी। तो वही रोनित को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो खुश तो बहुत था, लेकिन कुछ देर पहले जिस तरह से चीजें बिखर चुकी थी उस वजह से वो जरा दंग हो गया था। तो वही कबीर ने तुरंत आगे आते हुए कहा, ये शादी जरूर होगी। कबीर के कहे ये शब्द जिंदगी आयशा की होठों पर एक मुस्कान आ गई। यहाँ कबीर ने आगे कहा, और 2 दिनों के अंदर ही होगी। रोनित हैरानी के साथ कबीर को देखने लगा, पर कबीर की नजरें सिर्फ और सिर्फ आयशा पर टिकी हुई थी। इधर आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, पर शायद रोनित इसके लिए राजी नहीं है, इसीलिए उसने जवाब नहीं दिया। ये सुन रोनित ने थोड़ी असमंजस में भरी आवाज में कहा, नहीं आयशा, बात ये नहीं है, पर 2 दिन में भला क्या ही होगा। हम चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है रोनित, कबीर ने तुरंत बीच में कहा। वहीं आयशा ने कहा, थैंक यू सो मच, मेरी मुश्किल घड़ी में मेरा साथ देने के लिए। ये सुन कबीर ने कहा, कोई बात नहीं आयशा, वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे को पसंद है, इसलिए शादी 2 दिन बाद हो या 2 महीने बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात तैयारी की, कहकर कबीर ने रोनित पर अपनी गहरी नजर डाली, तो तैयारी में वैसे भी वक्त नहीं लगेगा, मैं सब मैनेज कर लूंगा। आयशा के होंठों पर मुस्कान बरकरार रही, और वहीं कबीर ने आयशा से बेहद आराम से कहा, अब तुम आराम करो जाकर। ये सुन आयशा अपनी गर्दन धीरे से हिलाए और फिर रोनित को देख कहा, आई एम सॉरी रोनित, मैं जानती हूँ मैंने तुमसे बहुत रूडली बिहेव किया है, पर मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था।
बस मैं कल को लेकर थोड़ी परेशान थी, इस वजह से मैं तुमसे कुछ भी बोल गई। आई होप तुम मुझसे नाराज नहीं होगे। इस पर रोनित का दिल तुरंत पिघल गया और उसने कहा, नहीं, कोई बात नहीं, तुम आराम करो जाकर। आयशा ने अपनी गर्दन हिला दी और आखिरकार को वहां से चली गई। अंदर आते ही उसने दरवाजा बंद किया और अपने सीने पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। उसकी सांसें बेहद तेज थी और वो गहरी गहरी सांस से लिए जा रही थी, क्योंकि बाहर इतना बड़ा तमाशा जो फैलाकर आई थी वो, इस वजह से वो काफी घबरा चुकी थी। अरमान जा चुका था और वही आयशा कुछ सोचते हुए बिस्तर पर आकर बैठ गई। बिस्तर के सामने ही ड्रेसिंग टेबल रखा था, जिसके द्वारा उसने अपनी शक्ल उस शीशे में देखते हुए कहा, इस बार मैं कुछ नहीं बिखरने दूंगी। जानती हूँ, जो गलती मैंने की थी उसके लिए माँ ने भले ही मुझे माफ कर दिया हो, पर मैंने खुद को नहीं किया। और अब मेरा वादा है आपसे कि खुद से ज्यादा आप पर विश्वास करूंगी। ये कहते ही आयशा ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। उस रात सच्चाई जानने के बाद मैं भले ही दिखावे के लिए हंस मुस्कुरा लूं, पर हकीकत तो ये है कि मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही हूँ। ये सोचते ही आयशा की आंखों में आंसू आ गए और उसकी नजरों के सामने वो रात चलने लगी जब इतने महीनों बाद उसका अरमान से सामना हुआ। तारांकन फ्लैशबैक। ये वही रात थी जब अरमान डरी सहमी आयशा को अपने साथ किसी विला में लेकर आया था। आयशा बार बार उससे सवाल कर रही थी कि आखिर अरमान ने उसे धोखा क्यों दिया और क्यों वो उससे एक बार भी मिलने की कोशिश नहीं की। वो इस वक्त किचन में ही स्लैब पर बैठी थी, जिसे खुद अरमान ने ही बिठाया था। उसके कानों में बार बार अरमान के कहे वो शब्द गूंज रहे थे, अंदाजा भी नहीं है तुम्हें इस बात का जान कि तुम्हारे पापा आज अगर जिंदा हैं तो इस अरमान मलिक की वजह से। आयशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भला अरमान उससे कहना क्या चाहता है, और उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक पड़ चुका था कि तभी अचानक से उसने महसूस किया कि अरमान ने उसे अपनी गोद में उठा लिया है। ये महसूस करते ही वो होश में आई। उसके हाथ अनायास के अरमान की गर्दन में फंस चुके थे कि तभी अरमान को देखा। उसने कहा, आप कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? इस पर अरमान ने उसकी आंखों में देख सीढ़ियों पर चढ़ते हुए कहा, तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब देने। और ये कहते ही कुछ ही पलों में अरमान उसे एक कमरे में लेकर आया। कमरे में आकर उसने आयशा को धीरे से बिस्तर पर बैठाया और फिर ड्राफ्ट के पास जाकर कुछ निकालने लगा। उसने ड्रॉर में से एक आईपैड निकाला। आयशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अरमान आखिरकार क्या रहा है कि तभी अरमान उसके करीब आया और उसने वो आईपैड आयशा के हाथों में थमाते हुए कहा, देखो इसे। उसके ये शब्द सुन आयशा हैरानी से अरमान को देखने लगी, उस आईपैड को देखने की बजाय। तो ये देख अरमान ने एक गहरी सांस ली और अगले ही पल झुककर उसने एक झटके में आयशा के होंठों को चूम लिया। ये देख आयशा की आंखें फटी रह गई। वही अरमान ने उसके निचले होंठों को अपने दांतों से काटते हुए कहा, मुझे देखने के लिए पूरी रात पड़ी है जान। फुर्सत से देखना, चेहरा ही नहीं बल्कि सब कुछ। लेकिन फिलहाल वो देखो जो इस वक्त मैं कह रहा हूँ। अरमान के इन शब्दों पर आयशा सिहर उठी और अरमान ने जोर से उसके निचले होंठ को काट, जिससे आयशा की सिसकी निकल गई। सा इसी के साथ अरमान उससे दूर हुआ और अगले ही पल उसने आयशा को देख अपनी आंख मार दी। ये देख आयशा का चेहरा लाल पड़ गया। अरमान से अपना ध्यान हटाकर आयशा ने तुरंत उस आईपैड को देखा। उस पर चल रहे वीडियो पर जैसे ही उसकी नजर गई तो उसे देख उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस वीडियो में दिख रहे दो शख्स कोई और नहीं बल्कि सुहाना और कबीर थे। ये देखते ही वो हैरान रह गई, लेकिन अभी तो उसे असली झटका लगना बाकी था, क्योंकि आगे जो वो सुनने वाली थी उसे सुनकर उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होने वाला था कि ये सब सच है या एक बहुत बड़ा जाल। अंडरस्को सुहाना ने अपना सिर कबीर के सीने पर दिखा दिया और कुछ समय तक वो खामोश लेटी रही और कबीर के हाथ उसकी पीठ पर चल रहे थे। कबीर ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, याद आ रही है अपने भाई की? अरमान का जिक्र सुनते ही का सुहाना के हाथों की मुठिया कस गई और उसने एक झटके में अपनी गर्दन उठाकर कबीर की आंखों में देख कहा, भाई माय फुट, आई हेट हिम। मेरा उस शख्स से उसी दिन रिश्ता टूट गया था जिस दिन उसने मुझ पर हाथ उठाया, और वो भी किसके लिए? उस दो कौड़ी की आयशा के लिए, जिसकी मेरे सामने कोई औकात तक नहीं। सुहाना का चेहरा पूरी तरह से गुस्से में तप रहा था और कबीर स्पष्ट उसके इस क्रोध से भरे चेहरे को देख पा रहा था कि तभी उसने अपने हाथों को उसके एक गाल पर रखा और उसकी लटों को कान के किनारे सरकाते हुए कहा, गुड। ये नफरत बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ये खत्म हो गई तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा, और ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। कहते ही सुहाना के होंठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। मैं अरमान मलिक को डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ। मुझे उस शख्स ने किडनैप किया, टॉर्चर किया, थप्पड़ मारा और मेरी इंसल्ट की। भला इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं कैसे उसे माफ कर दूं? नहीं, उसे मेरी कभी माफी नहीं मिलेगी। अगर कुछ मिलेगी तो सिर्फ सजा। सुहाना की अरमान के लिए नफरत हर हद पार कर चुकी थी। कबीर खामोशी के साथ उसका चेहरा देखता रहा कि तभी सुहाना ने उससे अलग होकर बिस्तर पर बैठते हुए कहा, बट मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इन सब में डैड को हार्ट अटैक फेस करना पड़ेगा।
मैं बहुत डर गई थी कबीर। कबीर बिस्तर से खड़े होकर अपनी शर्ट ठीक करते हुए बोला, डोंट वरी, उन्हें कुछ नहीं होगा। तुम बस अपने मकसद पर फोकस रखो। ये सुन सुहाना ने कबीर को देखा कि तभी कबीर ने बेहद ठंडी आवाज में कहा, जानती हो ना आगे क्या करना है। सुहाना ने अपनी गर्दन हिला दी और एक बार फिर उसकी आंखें अंगारे उगलने लगी। जानती हूँ कि अब मुझे आयशा को इंडिया से बाहर जाने पर मजबूर करना है। बस तुम ध्यान रखना कबीर, अरमान को कभी ये पता नहीं चलना चाहिए कि आयशा कहाँ है, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो वो किसी भी तरह से उसे अपने पास कर लेगा और फिर दोनों की तड़प मिट जाएगी, और ऐसा तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं होने दे सकती। सुहाना ने नफरत के साथ कहा। डोंट वरी, उसके जाने के सारे इंतजाम हो चुके हैं, और उसके जाते ही अरमान आयशा की लव स्टोरी द एंड। ये कहते कबीर और सुहाना दोनों के होंठों पर वहशी मुस्कान आ गई। अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को। आयशा सन रह गई। उसके हाथ ढीले पड़ गए जिस वजह से उसने जो आईपैड पकड़ रखा था वो छूटकर जमीन पर जा गिरा और आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो कुछ सुना है वो एक घटिया हकीकत है। तो वही अरमान एकटक उसके चेहरे को देखे जा रहा था कि तभी उसने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और उसे अपने होठों से लगाकर लाइटर से उसे जलाने लगा। सिगरेट जलाने के बाद उसने एक लंबी कश छोड़ते हुए कहा, ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग मुझे तुझसे दूर करने के लिए और तुम्हें रोनित के करीब लाने के लिए की गई। कबीर की मुझसे पुरानी दुश्मनी है एज एन ऑफिसर, बट ये दुश्मनी पसंद तब हुई जब रोनित बीच में आया। और रही बात सुहाना की, वो तुम्हें डे वन से नापसंद करती है। इस वजह से कई बार उसने तुम्हें टारगेट किया, जिसके बदले मैंने उसे सजा भी दी, पर इसका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बल्कि वो दिखावे के लिए तुमसे हंस मुस्कुरा कर बात करने लगी ताकि बाद में तुम्हारी मुस्कुराहट छीन सके। आयशा का दिमाग घूम चुका था। जिसे उसने अपना माना वही उसके सबसे बड़े दगाबाज निकले। उसकी आंखें आंसुओं से भर उठी। और तुम्हारे डैड, उन्हें मैंने बंदी नहीं बनाया था, बल्कि रिहा करवाने के लिए मैं उन लोगों से मिला था जिसका वीडियो तुम्हें दिखाकर कोई और ही कहानी सुना दी गई, और तुमने इस बात पर यकीन भी कर लिया कि वो मैं ही था जिसने इतने सालों से तुम्हारे डैड की अगवा कर रखा था। जबकि सच तो ये था कि कबीर ने कभी भी तुम्हारे डैड को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि उसने सिर्फ तुम्हें टारगेट किया है ताकि तुम्हारे जरिए वो मुझसे अपनी दुश्मनी निकाल सके। ये कहते ही अरमान ने अपने होठों से वो सिगरेट हटाए और फिर झुकते हुए वो आयशा के करीब आ गया। उन दोनों का चेहरा अब एक दूसरे के ठीक सामने था। जहां आयशा बिस्तर पर किसी बेजान मूर्ति की तरह बैठी थी, तो वही अरमान उसके ठीक सामने झुककर खड़ा था और उसके चेहरे को देखे जा रहा था। क्या हुआ? यकीन नहीं हो रहा है। अरमान की आवाज बेहद धीमी मगर गर्म थी। लेकिन आयशा की पलकें झुकी हुई थी क्योंकि वो अरमान से अपनी नजरें नहीं मिल पा रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू ही आंसू भर चुके थे। उसने धीरे से डरते हुए अपनी नजरें उठाए और अरमान की आंखों में देखा, और अगले ही पर वो सीधा उसके सीने से जा लगी। तो वही अरमान ने तुरंत उसे खींचते हुए अपने सीने से लगा दिया और एक झटके में उसे अपनी बाहों में उठा लिया। आयशा ने अपने पैर अरमान की कमर के इर्द गिर्द जकड़ दिए और हाथों को उसकी गर्दन पर जकड़ते हुए कहा, पनिश मी प्लीज। आयशा की आवाज बुरी तरह से टूट चुकी थी और वही अरमान के चेहरे पर इस वक्त किसी भी तरह के भाव नहीं थे। उसके हाथ आयशा की पीठ पर कसे हुए थे। मैंने अपनी बेवकूफी में आकर ये क्या कर डाला मान। आयशा रोए जा रही थी। प्लीज मुझे सजा दीजिए, प्लीज। सजा तो तुम्हें मिल चुकी है मान, अरमान ने बेहद मिस्टीरियस आवाज में कहा। और फिर उसने धीरे से आयशा का चेहरा अपने सामने किया। आयशा का चेहरा लाल पड़ चुका था और वो रो रो कर पागल हो चुकी थी। तुमसे दूर रहकर तुम्हें मैंने सजा ही दी थी। ये सुन आयशा ने डरते हुए अरमान की आंखों में देखा, और उसी पल आयशा के दिमाग में वो सारे डरावने लम्हे एक बार फिर ताज़ा हो गए जो उसने बीते दिनों में महसूस किए थे। फिर चाहे किसी परछाई को अपने पास महसूस करना हो या फिर उस रात किसी अनजान शख्स के साथ पूरी रात बिताना। और ये याद करते ही वो कांप उठी। अचानक से उसकी सांसें तेज हो गईं और ऐसा लगने लगा कि उससे सांस नहीं ली जा रही है। कि तभी उसने बेहद तड़पती और डगमगाती आवाज में कहा, मां मान, मान। उससे बोला भी नहीं जा रहा था। जान, मैंने मां, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आयशा की हालत पल दर पल खराब होती जा रही थी। तो वही अरमान उसे कसके अपने सीने से जगड़ते हुए बिस्तर पर बैठ गया और अब आयशा उसकी गोद में अपने पैरों को उसकी कमर में फंसाकर उसकी आंखों के सामने बैठी थी। यहाँ अरमान ने उसके चेहरे पर बहते आंसुओं को पोंछते हुए कहा, शश शश, काम डाउन। नो नो आई कांट। ये कहते ही आयशा ने अरमान का हाथ अपने गालों से हटा दिया और बेहद ही पागलों भरी आवाज में बोलने लगी, डोंट टच मी। मैं गंदी हूँ, बहुत गंदी। आई डोंट डिजर्व यू। आयशा लिसन टू मी। नहीं, प्लीज आप समझिए, मैं बहुत गंदी हूँ। आपको नहीं पता मुझसे क्या हो गया है। आयशा मानो पागल हो चुकी थी। आयशा, मैंने कहा मेरी बात सुनो। नहीं, प्लीज आप मुझसे दूर हो जाइए। मेरे साथ यही होना चाहिए।
मैंने अपनी एक गलती की वजह से सब बर्बाद करके रख दिया। सब। आयशा, आई सेड एल, मान प्लीज मुझसे। आयशा एक बार अरमान की बात बी में काटते हुए कुछ और बोलती कि तभी अचानक से एक झटके में अरमान ने अपना एक हाथ उसकी गर्दन के पीछे फंसाया और उसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ते हुए उसने पलक झपकते ही आयशा के होठों को अपने होठों से जोड़ लिया, जिस कारण आयशा के शब्द हलक में अटक कर रह गए। तो वही आयशा की आंखें फटी रह गई थी और उसकी आंखों के सामने वो मंजर बार बार गुजरने लगे जब उसने खुद को किसी और के कमरे में पाया, वो भी बिना कपड़ों के। ये याद करते ही उसने एक झटके में अरमान के कंधों पर धक्का दिया और उससे दूर होकर अपने होंठ आजाद पाते ही वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए चीख उठी, नो डोंट किस, मैंने धोखा दिया है आपको। आयशा के ये शब्द सुनते ही अरमान के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। वो सब जानता था कि इस समय आयशा किस बारे में बात कर रही है, लेकिन इसके बावजूद उसने कुछ ना कहा किया। पर अगले ही पल उसने धीरे से आयशा के गालों पर बिखरी उसके बालों की लटों को कान के पीछे सरकाते हुए बेहद धीमी आवाज में कहा, कैसा धोखा। ये सुनते ही आयशा की रूह कांप उठी। उसके हाथ जो अरमान के सीने पर थे वो और अधिक गहराई से उसके सीने पर गड़ गए। उसने खुद से घिन भरे एहसास के चलते अपनी नजरें झुका ली। तो वही अरमान ने एक झटके में मजबूती से उसकी चिन को अपने हाथों में थाम लिया और उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए सख्त आवाज में बोला, जवाब। ये सुन इस बार आयशा जिंदा लाश की तरह छूटते ही बोली, आई स्लेप्ट विद समवन। उद्धरण चिन्ह। उसका इतना कहना भर था कि अगले ही पल आयशा सीधे पीठ के बल बिस्तर पर जा गिरी और ये करने वाला अरमान ही था। एक तरफ उसने आयशा को बिस्तर पर गिराया और दूसरी तरफ वो सीधा उसके ऊपर हावी हो गया। उसने आयशा की दोनों कलाइयों को पकड़कर उसके सर के ऊपर करते हुए बिस्तर पर धंसा दिया और पलक झपकते ही उसकी गर्दन पर अपना हाथ फंसाते हुए उसने आयशा के होठों से अपने होंठ टिकाते हुए बेहद ही सनक भरी आवाज में कहा, मेरे रहते और मेरे मरने के बाद भी यू कांट स्लेप्ट विद एनीवन। आयशा एक पल के लिए उसका ये भयानक रूप देखकर थर थर कांप उठी, लेकिन वो जानती थी कि सच्चाई क्या है। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी कि तभी उसने बेजान आवाज में कहा, काश ये सच होता मान। ये सच है जान। नहीं, ये झूठ है। मैंने कहा, ये सच है जान। अरमान हर बीतते पल के साथ सनकी होता जा रहा था। ये झूठ है। सच, सच है ये। काश ये सच होता पर इस बार आयशा के शब्द पूरे होने से पहले ही और इस अरमान बुरी तरह चीख उठा, मैंने कहा ये झूठ है। चिल्लाते हुए वो आयशा से दूर हुआ और अगले ही पल उसने वहां रखी मेज पर अपना हाथ दे मारा। छन्नन, पूरा कांच टूटकर चकनाचूर हो गया और इतनी भयानक आवाज उसे कमरे में गूंज उठी जिसे सुन आयशा की रूह तक कांप गई। अरमान इस वक्त किसी जानवर से कम नहीं लग रही था। आयशा कांपते हुए बिस्तर से उठी और अब तो वो कुछ बोलने में भी डर रही थी कि तभी उसकी नजर अरमान के उस हाथ पर गई जो अब खून से लथपथ हो चुका था। पर अरमान को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो इस वक्त किसी हैवान से कम नहीं लग रहा था। और तभी उसने धीरे धीरे अपने कदम आयशा के करीब बढ़ाए। उसे अपने करीब बढ़ते देख आयशा ने अपना थूक निगल लिया। उसका चेहरा पसीने से लथपथ हो चुका था और वो थरथराते हुए उसे अपने पास आते देख रही थी। कुछ ही लम्हों में अरमान ने उसकी और आयशा के बीच की दूरी मिटा दी और अब वो ठीक उसके सामने खड़ा था। इससे पहले कि आयशा कुछ सोच पाती कि तभी अरमान ने बेदर्दी से उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भर लिया और एक झटके में उसे बिस्तर से उठाकर जमीन पर खड़ा कर दिया। आयशा खौफ में भर उठी थी। उन दोनों का चेहरा एक दूसरे के चेहरे के ठीक सामने था। अरमान की नाक आयशा की नाक से टकरा रही थी और दोनों के चेहरे पर एक दूसरे की सांसें पड़ रही थी। तभी अरमान ने अपना वो खून से सना हुआ हाथ आयशा के गालों पर रख दिया। आयशा सिहर उठी। क्या कहा मैंने जान? आयशा तो अब कुछ भी बोलने की सुध में नहीं थी। पर उसी पल अरमान ने उसके बालों पर अपनी पकड़ और अधिक मजबूत कर दी और बेरहमी से चीख उठा, क्या कहा मैंने? आयशा कराह उठी और इस बार दहशत के मारे तुरंत बोल उठी, झूठ है। सब झूठ है। उसकी आवाज और इसके लहजे से ही बताया जा सकता था कि वह किस हद तक डर चुकी है। तो वही उसके इन शब्दों को सुन अरमान के होंठों पर एक क्रीपी मुस्कान आ गई और तभी उसने अपने उस खूब से सने हाथ को उसके गालों पर सहलाया और अंगूठे से आयशा के होंठों को मसलते हुए कहा, गुड गर्ल। ये कहते ही उसने आयशा को अपने सीने से लगा लिया। तो वही आयशा तो दहशत में जा चुकी थी अरमान के इस रूप को देख। उसे वो रात याद आ गई जब वो पारस से शादी करने वाली थी और उस रात अरमान ने जो बर्ताव उसके साथ किया था, इसके बाद वो थरथरा उठी थी। और अब वो कुछ भी बोलने से डर रही थी, क्योंकि आज भी उसका ये बर्ताव उतना ही भयानक था जितना कि उस रात था। तो वही अरमान ने उसके उन बालों को छोड़ अब उन्हें सहलाते हुए सनकी अंदाज में कहा, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता जान। आयशा ने कांपते हुए कसके अपनी आंख बंद कर ली। वो बयां भी नहीं कर सकती कि इस वक्त किस हद तक डर चुकी थी अरमान से। यहाँ अरमान ने आयशा को सच्चाई नहीं बताई कि उस रात वहां कोई और नहीं बल्कि वो खुद था।
उसने मजबूती से पीछे आयशा की गर्दन पर अपना हाथ रखा और तभी उसके होंठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई जो कि बेहद हैवानियत से भरी थी। तेरे जिस्म पे, तेरी रूह पे बस हक है एक मेरा। बस हक एक मेरा। अरमान उसकी गर्दन से उठ रही खुशबू को सूंघने लगा। तो वहीं इन सब से अनजान आयशा उसके सीने से लगी, किसी मूर्ति की तरह खड़ी रही, हर बात से अनजान कि अरमान मलिक इंसान है या शैतान। हेलो गाइस, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग हेडफोन दिल।